कृष्ण कुमार कारवा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमके ग्लोबल से। कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। बाजार 17,500 के आसपास घूम रहा है लास्ट कुछ दिनों से। एक तरफ कुछ ग्लोबल वरीज, लेकिन अंडरटोन काफ़ी बुलिश चल रही है। मैं आपसे इस बात पे बात करना चाहूँगा कि लास्ट 2-3 हफ्तों में एक नैरेटिव में बदलाव आया। जहां इन्फ्लेशन सबसे बड़ा चैलेंज था बाजार के लिए, वहां ये बात आने लगी कि शायद अब इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी नीचे है और वो पीक आउट हो गया। लेकिन ये जो जीडीपी का डेटा आया उससे ग्रोथ को लेकर चिंताएं आ गई हैं। आप इस ग्रोथ की चिंताओं को कितना वेटेज देंगे एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट? गुड मॉर्निंग एंड धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए अजय। तो देखिए, ऐसा है कि शॉर्ट टर्म सोचते रहेंगे कि एक क्वार्टर में क्या हो गया ने एक महीने में क्या हो गया, तो आपका पोर्टफोलियो क्रिएट हो नहीं सकता है। तो आप थोड़ा लंबा सोचिए। आप ये भी देखिए ना कि जैसे मैकेंजी के आज सीईओ ने कहा कि इंडिया का दशक नहीं, ये इंडिया की सेंचुरी है। तो उस तरीके से आप सोचेंगे तो ये छोटे मोटे स्लो डाउन इन जीडीपी का जो एक क्वार्टर का डेटा वीक आ गया, तो उससे घबराहट होने की कोई जरूरत नहीं है। बट आपने जो कहा इन्फ्लेशन के बारे में, वो बात सही है कि ग्लोबली आप देखें तो काफी ऑयल एंड मेटल्स वगैरह काफी हद तक उनमें दाम घटे हैं, तो इसलिए इन्फ्लेशन घटना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन सही है। एंड जहां तक अपने मार्केट्स का सेंटिमेंट का सवाल है, तो आपने देखा ही है कि जिस हिसाब से एफआईएस की सेलिंग थी जुलाई और जून जुलाई में, और थोड़ा सा उनका बाइंग आया, तो उससे कितने मार्केट में फिर से इम्प्रूवमेंट आ गया। कॉर्पोरेट परफॉर्मेंसेस आप देखिए तो बैंकों का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, एंड कॉर्पोरेट जो कमेंट्री है वो भी बहुत स्ट्रांग है कि भाई एक क्वार्टर और मार्जिन वगैरह पे प्रेशर रहेगा, बट उसके बाद सिचुएशन अपने प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह की भी काफी इम्प्रूव होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं रखे इन्वेस्टर्स, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म दो ढाई साल का व्यू अगर रखे मार्केट पे, देन काफी पॉजिटिव हो सकता है। काफी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस आई मीन मार्केट्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, पोर्टफोलियो के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। थोड़ा सा डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक ओरिएंटेड बिजनेसेस पे ज्यादा ध्यान दें, दैट इज माय व्यू। ये बहुत अच्छी बात बोली कृष्णा। मैं आपसे दूसरा सवाल यही पूछने वाला था, बिकॉज मैकेंजी के ग्लोबल सीईओ अगर किसी बात को कहें तो उनको आदमी ध्यान से सुनता है। वो इतनी सारी ज्योग्राफीज में काम करते हैं, इतनी सारी कंपनीज के साथ काम करते हैं। वो जब बहुत जिम्मेदारी से ये कह रहे हैं कि ये डेकेड नहीं, ये शताब्दी इंडिया की हो सकती है। मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगा, आपके तजुर्बे से। आप इतनी सारी मिड कैप कंपनीज के साथ काम करते हैं, इन्वेस्टर्स के साथ काम करते हैं। बाजार की जो अंडरटोन, जो आपको पॉजिटिवनेस नजर आ रही है, उसमें अर्निंग्स क्वालिटी कैसी दिखती है आपको? उसमें जो भारतीय इन्वेस्टर है, चाहे एचएनआई और रिटेल, उसका रोल कैसा नजर आता है? क्योंकि लास्ट 15-20 दिन से मिड कैप मार्केट बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है लार्ज कैप्स को। सही कहा आपने। देखिए, जितने भी स्मॉल मिड कैप कंपनीज हैं, जिनके बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है और जिनकी लीडरशिप पोजीशन है, जो अपने अपने सेक्टर्स में, समझो छोटा सेक्टर भी होगा तो उसमें लीडर है या नंबर 1 नंबर 2 है, उनसे, उनके प्रमोटर्स, उनके सीएफओ वगैरह से, आप सीईओ से बात कीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि द काइंड ऑफ बिजनेस ग्रोथ दैट दे आर सीइंग फॉर देमसेल्व्स। जैसे 2 दिन पहले ये कंपनी की एनालिस्ट मीट थी, स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस कंपनी है, तो उनका 3,500 करोड़ का केपेक्स प्लान था 2 साल के लिए। अब उन्होंने अनाउंस किया कि उसके अगले 5 साल उनका 15,000 करोड़ का केपेक्स प्लान अनाउंस किया है। तो आप सोचिए कि ऐसी कंपनियां जिनको अपने बिजनेस विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग लग रही है, तो उस हिसाब से बड़े बड़े बिजनेस प्लान और केपेक्स प्लान वगैरह अनाउंस हो रहे हैं। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट डोमेस्टिक कंजम्पशन, बट इट इज चाइना प्लस वन, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। तो हर मिड मार्केट कंपनी का जो प्रमोटर्स है, उनको आगे आने वाले 5-7 साल बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। उनके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, और वो अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और बैलेंस शीट सबकी बहुत स्ट्रांग है। तो अंडरटोन बहुत बुलिश है, और वही आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स जो मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पे म्यूचुअल फंड वगैरह भी करते हैं और एचएनआई, सुपर एचएनआई भी करते हैं, तो उनको भी ये समझ में आ रहा है कि डिस्पाइट जितनी भी एफपीआई सेलिंग है, वो नॉर्मली वो लार्ज कैप्स में रहती है। तो आप देखिए, बीच में बैंकों में बहुत ही सेलिंग था, या आईटी में बहुत सेलिंग थी, और जब उनकी बाइंग आई तो बैंकों में फिर से वापस भाव बढ़ गए।
तो वो इम्पैक्ट जो होगा एफपीआई सेलिंग का वो ज्यादा आपके लार्ज कैप्स में रहेगा। मिड कैप स्मॉल कैप्स में डोमेस्टिक इन्वेस्टर को ज्यादा समझ है और वहां पर एफपीआई से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मॉर्निंग मिस्टर कारवा, प्रियंका हियर। एब्सोल्युटली आपकी ये स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन तो और भरोसा बढ़ा करती है। भारतीय बाजार रेजिलेंट भी रहे हैं। हम देखेंगे कि जिस तरह की हेडविंड्स ग्लोबली दिखी हैं बाजारों में, लेकिन इंडिया ने उतना रिएक्ट नहीं किया, इंडियन मार्केट्स उतनी नहीं गिरी हैं। कौन सी बड़ी थीम्स हैं जो आपको पसंद आती हैं? आपको मैन्युफैक्चरिंग, ईवी, ये बड़ी थीम पसंद आती है, और कौन सी ऐसी थीम्स हैं जिनसे आप दूर भी रहना चाहेंगे? आपने सही कहा प्रियंका जी कि मैन्युफैक्चरिंग जो थीम है दैट इज द थीम फॉर द नेक्स्ट 10 years। जिस हिसाब से हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में, भले ही वो ऑटो हो गए, ऑटो एंसिलरीज हो गए, इंजीनियरिंग कंपनीज हो गए, स्पेशलिटी केमिकल्स हो गए, सभी कंपनियों के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नॉट ओनली फ्रॉम अ डोमेस्टिक बिजनेस पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो फ्रॉम एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव बहुत जबरदस्त प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं। तो वो पूरे थीम में अगर आप इन्वेस्ट करें तो आई थिंक इन्वेस्टर्स विल आउट परफॉर्म वर्सेज इन्वेस्टिंग इन सर्विसेज सेक्टर। बैंकिंग एक अलग चीज है, बट आप आईटी वगैरह देखिए तो जो आप बोल रहे थे कि जिस सेक्टर से थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, तो वो 100% आईटी है। आईटी सेक्टर है जहां पर वैल्यूएशन एलिवेटेड है। अगर ग्लोबल स्लोडाउन वगैरह होता है तो रिस्क है वहां पे। तो दोनों ही हिसाब से लग रहा है कि आईटी के बैलेंस कंपनियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। वैल्यूएशन एंड रिस्क ऑफ पीईडी रेटिंग वहां पर बहुत ज्यादा है। सो बेसिकली जहां पे भी ग्लोबल फेसिंग बिजनेसेस है वहां पे थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, और जहां पे भी डोमेस्टिक कंजम्पशन और मैन्युफैक्चरिंग एज अ लॉन्ग टर्म थीम, वो सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करो तो आई थिंक यू विल डू बेटर। एब्सोल्युटली। गुड मॉर्निंग कृष्णा, मानसी दिस साइड। ऑफ कोर्स आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बैंकिंग प्लेज में ऑफ कोर्स नेट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियो जो कि काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, जिसके चलते रडार पर ऑन अ पॉजिटिव साइड। और आईटी में ऑफ कोर्स वैश्विक मंदी, ग्लोबल रिसेशन को लेकर जो चिंताएं हैं, इसके अलावा एट्रिशन रेट से जुड़ी खबरें, और साथ ही कई सारे फैक्टर्स इस स्पेस को, क्योंकि ग्लोबल कनेक्ट के साथ ये जुड़ा हुआ है, काफी हद तक इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन ऐसे में जहां फेस्टिव सीजन इज राउंड दी कॉर्नर, ऑफ कोर्स कह सकते हैं कि त्योहारी सीजन की शुरुआत ही हो चुकी है, और इससे पहले थीम सेट करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई सारे कंजम्पशन से जुड़े सेक्टर्स, एफएमसीजी प्ले, यहां पर एक हद तक ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। इस पर व्यूअर्स को क्या राय देना चाहेंगे? कौन से स्पेसेस हैं जिस पर खास नजर होनी चाहिए फेस्टिवल सीजन से पहले? चेरी पिक क्या करना चाहेंगे आप? जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचता हूँ, तो आई जस्ट टू थिंक अबाउट बाइंग स्टॉक फ्रॉम अ फेस्टिव सीजन के हिसाब से, आई डोंट थिंक सो दैट्स द राइट वे टू लुक एट इट। बट फिर भी आपने कहा, पूछा है, तो मुझे लगता है कि होल डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वहां पे काफी अपॉर्चुनिटी। और अगर आप थोड़ा देखें तो इवन द होल क्यूएसआर सेक्टर, वहां पर आप देखिए मोमेंटम बहुत अच्छा है। तो भले वो फेस्टिवल सीजन हो तो और बढ़ेगा ही। एंड द थर्ड जहां पे अपॉर्चुनिटीज हो सकती है फ्रॉम अ नेक्स्ट 3 to 6 months परस्पेक्टिव वुड बी और टू व्हीलर सेक्टर। वहां पर भी फेस्टिव सीजन है, शादियों की सीजन आएगी, तो वहां पे जो रूरल इंडिया फोकस जो टू व्हीलर कंपनीज है उनकी डिमांड काफी बेटर हो सकती है। तो ये टेम्पररी ट्रेडिंग करना है आपको तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बेटर रहेगी। फोर्थ, इधर आप देखें तो इवन फैशन कंजम्पशन या अपैरल वगैरह, तो वो जो कंपनियां हैं उस सेक्टर में, उनका फर्स्ट क्वार्टर में भी नंबर्स अच्छे आए थे, और आगे भी आने वाले 2 क्वार्टर्स के अंदर डिमांड काफी अच्छी रहेगी। तो ये डोमेस्टिक कंजम्पशन ओरिएंटेड 3-4 सेक्टर्स है। कंज्यूमर गुड्स फास्ट, उसमें आई थिंक अभी भी डिमांड इतनी स्ट्रांग नहीं है, और रॉ मटेरियल इनपुट प्राइसेस वगैरह भी थोड़ा सा और भी प्रेशर, आई मीन इन्वेंट्री का जो लॉसेज है वो थोड़े से है। तो आई थिंक एक आध क्वार्टर और उनमें आपको वेट करना रहेगा, बट फ्रॉम अ थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड वहां पे भी आपको बेटर दिखेगा। कृष्णा, ये बहुत अच्छा आपने जवाब दिया कि डोमेस्टिक कंजम्पशन को किस तरह खेला जाए। क्या जो ग्लोबल ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं जिनकी पिटाई भी हो रही है, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे वो आईटी में वैल्यूएशन कंप्रेशन शुरू हो गया, क्या उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए अभी? सॉरी, आई डिडंट हियर यू, कैन यू रिपीट द जो क्वेश्चन? ग्लोबल सेंट्रिक सेक्टर्स हैं जैसे आईटी, मेटल्स, उनकी धुलाई इस समय बाजार में चल रही है, लेकिन
यूजुअली इन्वेस्टर्स को लगता है जो गिर रहे हैं स्टॉक काफ़ी नीचे आ गए हैं, हम वापस उसमें एंट्री लें। क्या आईटी या मेटल से आप थोड़ा सा दूर रहेंगे और अपना फोकस पूरा डोमेस्टिक ओरिएंटेड ही रखेंगे? डेफिनेटली आई थिंक जहाँ पे इतनी ग्लोबल वोलेटिलिटी है कि रिसेशन आएगा नहीं आएगा कितना होगा, और प्रॉब्लम जो इवन क्लाइमेट को लेके जो यूरोप में प्रॉब्लम है, चाइना में प्रॉब्लम है, तो आई थिंक एवरेज इन्वेस्टर को इतना समझना कि कहाँ कैसे क्या इम्पैक्ट होगा ये ग्लोबल फेसिंग कंपनीज पे थोड़ा समझना मुश्किल है। तो थोड़ा सा आई थिंक केयरफुल रहे। और अभी तक इतने आप बोल रहे हैं कि दाम घट गए हैं, बट इतने नहीं घटे हैं। आप रिलेटिवली देख रहे हैं तो ठीक है, आईटी कंपनीज और मेटल कंपनीज के दाम घट गए हैं, बट एब्सोल्यूट में अभी भी वैल्यूएशन आर एक्सपेंसिव। तो आईटी कंपनीज डेफिनेटली वी शुड बी वेरी केयरफुल बिफोर बाइंग एनी ऑफ देम एट करंट प्राइसेस। और मेटल में भी वही सिचुएशन है, तो थोड़ा सा वहां पर अभी अंडरवेट रहे तो मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स के लिए बेटर होगा। राइट, एब्सोल्युटली। तो ये सेक्टर से तो दूर रहना है, लेकिन कुछ और स्पेसेस, क्या आपको लगता है कि इन स्पेसिफिक काउंटर्स लाइक जोमेटो, जिस पर अब बड़ी ब्रोकरेज फर्म की कई तीसरी रिपोर्ट होगी जहां पर 100 तक का 100 तक का लक्ष्य दिया है उन्होंने, और क्योंकि कुछ क्वेश्चन जरूर थे, आई नो आप स्टॉक स्पेसिफिक काम नहीं करेंगे, बट होता क्या कि रिटेल स्टॉक स्पेसिफिक आप रिकमेंडेशन नहीं देंगे, लेकिन कुछ स्टॉक्स होते हैं जिसमें रिटेल इन्वेस्टर की बहुत रुचि होती है, तो ऐसे में जब बड़ी वॉइसेस उन्हें आकर उस पर सही गाइडेंस देती है तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। क्या जोमेटो इन लेवल पर आपको अट्रैक्टिव लगता है, या आपको लगता है कि इससे बेहतर स्टॉक्स अवेलेबल है? देखिए, मुझे लगता है कि जो कमेंट्री थी ये प्लेटफॉर्म कंपनीज की, जब वो अनलिस्टेड थे तब उनका सिर्फ ग्रोथ पे फोकस्ड रहता था एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे वो बातें नहीं करते थे। आई थिंक लास्ट थोड़ा ग्लोबल स्लोडाउन या लिक्विडिटी वगैरह थोड़ी कम हो गई है ग्लोबली, एंड वंस ये सब कंपनियां लिफ्ट हो गई है तो आप देखिए तो इन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है, अब ग्रोथ के साथ साथ वो प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में भी बात करने लगे हैं। भले वो 1 साल बाद प्रॉफिटेबल होंगे, 1.5 साल बाद प्रॉफिटेबल होंगे, लेकिन उनके जो वेरियस पैरामीटर्स में प्रॉफिटेबिलिटी आल्सो बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। एंड आई थिंक फ्रॉम अ पब्लिक मार्केट पर्सपेक्टिव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट these companies have a path to profitability। तो मुझे लग रहा है कि, और इनके दाम भी आप देखिए, जो प्लेटफॉर्म कंपनीज के जो आईपीओ प्राइसिंग थे वहां से लिस्टिंग के बाद जो काफी भाव बढ़े वगैरह, और अभी काफी रीजनेबली अट्रैक्टिव हो गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से थोड़ा इन्वेस्ट इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो नेट नेट थोड़े हम लोग पॉजिटिव हैं इन प्लेटफॉर्म कंपनीज पे एट करंट प्राइसेस। ऑल राइट कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए।